धन्यवाद भाई का जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। शोभायमान मंच एवं आप सभी को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। कथा पाठ की इन सुंदरतम कड़ियों में मेरी कहानी का शीर्षक है देखो विषयासक्ति का प्रभाव, देखो दुष्परिणाम के, देखो विषयासक्ति के दुष्परिणाम। देखो देखो हेमांगत देश में पुत्र सत्येंद्र का जन्म हुआ। बोलिए पुत्र सत्येंद्र की। कुछ समय बाद जब वह बड़ा हुआ, विवाह के योग्य हुआ, विवाह से पूर्व तो अत्यंत धर्मपरायणता प्रस्तुत करता था, परंतु जैसे ही उसका विवाह राजकुमारी विजया के साथ हुआ, धीरे धीरे वह राज्य पर ध्यान देना कम कर बैठ चुका। इसी कारण वह राज्य भार को न सह सका। इस कारण एक सेनापति, काष्टांगार सेनापति को उसने पूरा राज्यभार दे दिया, परंतु उसने यह विचार नहीं किया कि आगे जाके यह मेरे को दुख दे सकता है। धीरे धीरे जैसे काल बीतते गए, वैसे वैसे उसकी विषयासक्ति, कामासक्ति बढ़ती गई। एक दिन रानी विजया को स्वप्न आया कि एक मुरझाया हुआ वृक्ष, दूसरा अशोक वृक्ष एवं 8 मालाएं। जब उत्सुकतावश रानी ने राजा से पूछा कि इनका फल क्या होगा, तब राजा ने अवधि ज्ञान के माध्यम से पहले 3 स्वप्नों का फल जानते हुए, क्रम भंग करते हुए स्वप्नों के फल बताए कि हे रानी, तुमको एक उत्तम तद्भव मोक्षगामी पुत्र की प्राप्ति होगी एवं उस पुत्र की 8 कन्याएं होंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन क्रूर काष्टांगार ने अपनी मंत्रदत्त से कहा कि मेरे को स्वप्न आ रहे हैं कि यह जो राजा सत्येंद्र है वह आगे जाके हमारे राज्य को नाश कर देगा, विनाश कर देगा। परंतु इन सब चीजों की चर्चा राजा सत्येंद्र को न पता थी। वह तो धीरे धीरे विषयासक्त में आरूढ़ होते गए। एक दिन क्रूर काष्टांगार ने राजा सत्येंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसे सुनकर राजा सत्येंद्र सचेत हो गए, विषयासक्ति उनकी छूट गई। जब उनको यह चिंता हुई कि यह रानी का क्या होगा, तब वे रानी को मयूर विमान में कहीं बैठा कर कहीं दूर वृक्षों के समूह अर्थात वन में पहुंचा दिया। जितनी देर में सेना राजा के पास पहुंचती, उतनी देर में ही राजा ने मुनि व्रत धारण करके मोक्षदायिनी मुनि व्रत धारण किया एवं जैसे ही सेना आई, सेना ने मुनि की हत्या कर दी। कहानी यहीं अंत नहीं होती। जब वह रानी किसी वन जंगलों में पहुंची तो धीरे धीरे करके उनके गर्भ धारण का काल भी बीतता गया और किसी शमशान में जाकर उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति की, जिसका नाम उन्होंने जीवनधर रखा। कहानी यहीं पर अंत नहीं होती। यह कहानी जीवनधर के चरित्र को भी बताने वाली है, परंतु इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जो कार्य होने चाहिए वह विचार पूर्वक होने चाहिए, विवेक विचार पूर्वक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे का कुछ विचार किया नहीं और हमने क्रूर काष्टांगार की तरह किसी को कार्य सौंप दिया। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि यह जो विषयासक्ति है, इस समय ही हमारी बुद्धि जो होती है वह बिगड़ जाती है, क्योंकि छत्र चूड़ामणि में कहा है कि बुद्धि ही कर्मानुसारिणी। जैसा कर्म का उदय आने वाला होता है वैसे ही बुद्धि होती है। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है, चाहे हमने विषयासक्ति में कितनी भी लेवल हासिल क्यों न कर ली हो, हम विषयासक्ति के पारंगत क्यों नहीं हो गए हो, हम इन काम भोगों में कितने भी व्यस्त क्यों नहीं हो गए हो, तो भी वहां से आ जाना एक समीचीन कर्तव्य है, ऐसा ही करने योग्य है। एवं योग सार में आचार्य योगिंदु देव ने कहा है, जिस प्रकार विषयों में मन लगता है, यदि वैसा ही मन आत्मा में लगे तो श्रेयस्कर है, यह शरीर धारण न करना पड़े। इस प्रकार पुनः आप इस कथा को जानकर यह तत्संबंधी राग को छोड़े, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।